कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है और वजह कहते हैं। मैंने भी एक बार सिर्फ एक अदना से नौकर की मोहब्बत में आकर एक औरत का घर बर्बाद कर डाला। ये इन दिनों की बात है जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी हुई थी। मैं एक अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी मुलाजम रखूं तो इसको रहायश भी दे सकूं। और फिर ऐसा ही हुआ। जब मैंने शेरजान को अपने घर में मुलाजमत के लिए रखा तो मैंने इसे कह दिया कि अपने ख़ानदान को भी लेकर आना। शेरजान बहुत खूबसूरत इंसान था। इसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती थी। पर मैं जैसे जब भी इसे देखती वो मुझसे नज़रें चुरा लेता। मुझे इसकी ये बात बड़ी बुरी लगती थी। अगरचा मैं शादीशुदा थी, एक शोहर भी एक सरकारी महकमे में मुलाजम था, मुझे किसी मर्द का खुद को यूँ नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख्याल में तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता था। फिर आखिर शेरजान के पास ऐसी कौन सी परी थी जिसको देखने के बाद वो किसी और तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। ये सोचकर मुझे अजीब से इज़्तिराब में मुब्तला कर देती। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी, मेरा शौहर दफ्तर चला गया था। मुझे अपने शौहर पर अक्सर यही शक था कि वो किसी से मिलने जाता है। काफ़ी दिन गुजर गए थे कि वो रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती क्योंकि मेरा शौहर पहले पहल मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर इसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। इसीलिए आज सुबह होते ही अपने दफ्तर के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने शोहर के दफ्तर में जाऊंगी, इसकी सारी हकीकत पता करूंगी। पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली, मुझे सर्वेंट क्वार्टर से रोने की आवाज़ें आने लगी। मैं अपना सारा मसला भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। देखूं तो सही वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आना बंद हो गई। मैंने आगे बढ़कर अंदर कमरे में झांका तो शेरजान और उसकी बीवी बैठे हंस रहे थे। मुझे देखकर खामोशी से खड़े हो गए। बोले कि माफ़ कीजिएगा बेगम साहब, हम लोग खेल रहे थे। ऊंचा ऊंचा हंसने की आवाज़ आपके घर तक भी आई होगी। बस हमें माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शेरजान ने ये बात भी बड़े हंसने वाले अंदाज में की थी, जबकि वो और इसकी बीवी दोनों अदब से सर झुकाए खड़े थे। मैंने देखा दोनों का सांस फूला हुआ था। वाकई वो काफ़ी देर से शायद एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ खेल खेल रहे थे। मुझे इन दोनों पर शक हुआ और मुझे इसकी बीवी से हसद भी होने लगा, क्योंकि शेरजान तो खूबसूरत था पर इसकी बीवी मामूली शक्ल और सूरत की मालिक थी। हाँ, किसी तौर पर भी ये लड़की शेरजान के काबिल नहीं थी। मेरा शोहर था मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा था, और एक शेरजान की बीवी थी जो मामूली सी होकर भी इतने हसीन आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं शेरजान को अपना बना कर रहूँगी और ज़रूर अपने जाल में फांस लूँगी। मेरा शोहर भी तो यही कुछ कर रहा था, और जब औरत अपने शोहर की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो वो अपनी हया और पाकदामनी को भी भूल जाती है। शायद मैं भी ऐसा ही कर रही थी। मैंने शेरजान से इस तरह बरह रास्त कोई बात तो नहीं की, पर वो सारा दिन मेरे जहन में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिए। सोचा कि आज शेरजान के क्वार्टर में भी कुछ फल वगैरह दे जाऊंगी। इसे ज़रूर वो मेरी तरफ मुड़कर देखेगा तो सही। वो ये तो सोचेगा कि इसकी मालकन इस पर क्यों मेहरबान है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाम को जब मैंने क्वार्टर पर फल दिए, इसने अपनी बीवी से कहा, बीबी जी से फल ले लो, और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। ये देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने सुबह होते ही इसकी बीवी को अपने पास खिदमत के लिए बुला लिया कि वो यही हसीना थी जिस पर शेरजान दिलो जान से फिदा था। मैंने इसे पास बुलाकर मुख्तलिफ बातें पूछना शुरू की। मैंने कहा कि तुम्हारे शोहर कभी तुम्हें दुख देता है, रुलाता है? कहती है, नहीं बाजी, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मेरा दीवाना है, इसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, मुझे हंसाने की कोशिश करता है बस। मैं इसकी बात सुनकर झल बुन गई थी। ऐसा भी क्या है तुम में सिद्रा कि वो तुम पर इतना ही दिलो जान से मार मिटा है? वो हंसकर बोली, बस ये नहीं बता सकती बाजी, पर मुझ में कुछ है जिसकी वजह से शेरजान मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से इसे देखा। काली रंगत और भद्दे नकोश में क्या है तुम में? मैंने शरारत से पूछा। बस बाजी, मैं इसकी बहुत फर्माबरदारी करती हूँ, कभी इसे खुश करने से पीछे नहीं हटी, और मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे प्यारे नबी ने भी तो औरतों को यही सबक दिया है कि अपने शोहर के दिल का सुकून बनो, इनकी बेसुकूनी का सबब ना बनो।
شوہر کے لیے خوشی ایسی کہ وہ نظر ڈالتے ہی خوش ہو جائے۔ میں نے اس حدیث کو دل سے لگا لیا ہے باجی، اور میری زندگی تو پرسکون ہو گئی ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اتنی پیار بھری باتیں کرتی رہتی ہوں کہ اسے کہیں اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا۔ واہ سدرا، تم تو بڑی شاعرانہ باتیں کرتی ہو۔ تعلیم کیا ہے تمہاری؟ میں نے اسے نیچا دکھانے کے لیے کہا۔ بی بی جی، تعلیم تو میری کوئی نہیں، بس قرآن پاک اور حدیثیں وغیرہ پڑھی ہیں، لیکن ہمارے بڑے اسی کو تعلیم کہتے ہیں۔ یہ بات سن کر تو میرا تو جیسے دل جل گیا تھا۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی کہ سدرا کا غرور توڑ کے رہوں گی۔ تو کیا تمہارا شوہر کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا؟ میں نے دل کی تسلی کے لیے پوچھا۔ نہیں باجی، کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس نے غرور سے اتراتے ہوئے کہا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تمہارے اس غرور کا علاج 1-2 مہینوں میں ہی کر دوں گی، اور پھر میرے دل میں آگ لگ گئی، جیسے مجھے جیسی فارغ اور بیکار عورت کو جیسے ایک مشغلہ مل گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری خوشیاں برباد کر کے رہوں گی، پر میں باہر سے بہت مسکرا رہی تھی۔ جو وہ اپنے گھر چلی گئی، میں اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اگلے ہی دن میں نے گاڑی نکالی، شہجان سے کہا کہ میرے ساتھ باہر چلو، مجھے ضروری کام ہے، کچھ مستحق عورتوں کو سلائی مشین دینے ہیں۔ دراصل میں ایک تنظیم کے ساتھ بھی کام کرتی تھی جو مستحق اور بیوہ خواتین کو سلائی مشین پہنچاتی تھی۔ وہ کپڑے سلائی کر کے دیتی تھی اور یہ ان کے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ میں نے شیرجان سے کہا کہ میں سلائی کی بھاری مشینری خود تو نہیں اٹھا سکتی۔ تقریباً 3 مشینیں تھیں جو میں نے مختلف گھروں میں دینی تھی۔ تم بھی آ جاؤ گے تو مجھ کو بھروسہ رہے گا، مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ شیرجان نے میری بات پر حسبات میں سر ہلایا، اپنی بیوی کو آنکھ سے اشارہ کر کے واپس باہر آ گیا۔ یقیناً وہ اسے میرے سامنے اپنے ساتھ لگا کر الوداع تو نہیں کر سکتا تھا، باہر سے ہی اشارہ کر کے آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے شیرجان سے کہا، تم تو بڑے ہی کچے قسم کے مرد نکلے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا۔ میں اس کی مردانہ انا پر ٹھیس پہنچانا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے باجی؟ میں کچا قسم کا مرد ہوں؟ آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں کی۔ سدرا تو دیوانی ہے میری۔ وہ ہنس کر بولا۔ تو میں نے نخوت سے کہا کہ سدرا کیوں نہ دیوانی ہو تمہاری؟ وہ تو کالی کلوٹی اور تم گورے چٹے ہو، تم پر تو کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی ہے۔ سدرا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہاری خدمت کرے؟ میری بات سن کر شیرجان غصے سے بولا، ایسی بات نہیں ہے، دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے وہ، میں تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف دیکھنا بے گناہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، تو اس میں کیا خاص بات ہے جو تمہیں بہت پسند ہے؟ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا بی بی جی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اسے مزید کوئی بات نہیں کروں گی۔ 3 گھروں میں مشین پہنچانے کے بعد میں کافی تھک گئی تھی۔ میں نے کہا، شیرجان تم کو تو ڈرائیونگ آتی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تھک گئی ہوں، میں ہوٹل جا کر ذرا کھانا کھانا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ میری بات سن کر شیرجان نے صاف انکار کر دیا۔ معاف کرنا باجی، میں کبھی کسی عورت کے ساتھ باہر کھانا نہیں کھا سکتا، میری بیوی کیا سوچے گی؟ ارے وہ کون سا تمہیں دیکھ رہی ہے؟ میں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ نہیں باجی، دیکھ نہیں رہی یا دیکھ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی بیوی کا وفادار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ تو میں کیا اکیلے جاؤں گی؟ تو میں اتنی غیرت نہیں کہ تم اپنی مالکن کو مردوں سے بھرے ہوٹل میں اکیلے بھیجو گے؟ میں نے اس کی غیرت والی حس جگانی چاہی تو وہ بھی جوش میں آ گیا۔ ٹھیک ہے باجی، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا۔ میں اس بات پر مسکرا دی۔ ہم نے ہوٹل میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ کبھی کبھی میری طرف ایک چھٹی سی نظر ڈال دیتا۔ میں نے اس کی یہ نظریں دیکھ کر کہا، شیرجان کیا تم میری طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کرو گے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ میری بات سن کر وہ دوسری طرف چہرہ کر کے بولا، ایسی بات نہیں باجی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر مجھے تو تمہاری ایک نظر الطاف چاہیے۔ میں نے بڑے خوبصورت لہجے میں کہا، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بس میں ویسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چپ ہو گیا۔ تم مجھ پہ خود پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ جلدی گھر چلیں باجی، مجھے سدرا کی یاد آ رہی ہے۔ گویا وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں برے سے موڈ کے ساتھ گاڑی چلانے لگی۔
गाड़ी चलाते चलाते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गई। तभी शेरजान ने अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा तो मुझे लगा ये इसकी नज़र करम है, पर इसकी नज़रों में तो खौफ था। सामने आने वाली गाड़ी की वजह से वो मुझे इशारा कर रहा था कि मैं गाड़ी पर ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे गाड़ी रोक ना सकी और यूं हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक के साथ जा बजी। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि ये कोई और कमरा था। मैं सफ़ेद पट्टियों में जकड़ी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया। या अल्लाह, कहीं मैं कब्र में तो नहीं आ गई। पर इतनी नेक तो हूँ नहीं कि मेरी कब्र में सफ़ेद किस्म की रोशनी और नूर हो। ये ज़रूर कोई हस्पताल है और मेरे जिस्म पर कफन नहीं बल्कि पट्टी है। ये सोचते ही मुझे भला सा एहसास हुआ। तभी एक नर्स कमरे में अंदर आ गई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? बोली कि आपको इस अस्पताल में दाखिल किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप मियाँ बीवी हैं क्या? इसने पूछा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, मियाँ बीवी नहीं है, वो तो मेरा मुलाजम है। ये बात सुनकर इसने सुख का सांस लिया और बोली, शुक्र है, मैं आपके शोहर को फ़ोन करके इतला दे देती हूँ कि वो आकर आपका हाल अहवाल पूछ लें। आप इनका नंबर मुझे बता दें। नर्स ने मुझसे मेरे शोहर का नंबर लिख लिया और फ़ौरन ही जाकर मेरे शोहर को बुला दिया था। मुझे अपने शोहर से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि कहीं इसे कुछ हो तो ना गया हो। वो बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरे शोहर भी आ गए। उन्होंने मुझे देखा, बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि आइंदा तुम गाड़ी नहीं चलाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही थी। तुम्हारा नंबर भी मुसलसल बंद जा रहा था, शायद इसलिए कि मेरा फ़ोन टूट गया था। बहरहाल मेरे शोहर ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगा। तो मैंने बोला कि अभी मुझे तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही, जब मैं सही हो जाऊंगी तो चलूंगी। वो हैरान रह गई कि तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, बस नुकसान तो इस बेचारे का हुआ है जिसे तो अपने साथ लेकर गई थी। मैं इनके मुंह से शेरजान का जिक्र सुनकर बेचैन होगी। क्या हुआ है? इस बेचारे की एक टांग टूट गई। वो एक टांग से माजूर हो गया है। चेहरे पर भी काफ़ी जख्म आए क्योंकि इसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। और फिर तुम शायद मशीनें देने जा रही थी, लेकिन वो बेचारा किसी काम का नहीं रहा। खुदा जाने इसकी बीवी भी अब इसके साथ रहेगी या नहीं। यह कहकर मेरे शोहर ने मुझे बिस्तर से उठाया। मेरा दिल धक धक कर रहा था। एक मेरी जिद की वजह से इस बेचारे की जान गई। क्या मैं गुनहगार हूँ या फिर स्याकार हूँ? ये बातें मुझे परेशान कर रही थीं। हम लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे शेरजान और इसकी बीवी की ही थी, क्योंकि वो लोग हमारी जिम्मेदारी थे। और अब अगर शेरजान के पास कोई नौकरी ना हो रही हो तो वो क्या करेगा? मेरा शोहर तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता था। शेरजान को भी इसी ने रखा था। वो हमेशा काम पूरा लेता था और कभी कोताही बर्दाश्त नहीं करता था, इसलिए इसे रहम की उम्मीद रखना बिल्कुल ही बेकार था। बहरहाल शेरजान को घर में लाया गया। अब तो वो काफ़ी बेहतर हो चुका था, पर मैं इससे मिलना चाहती थी, इससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे भी 1 महीना लगता था मैं मुकम्मल ठीक हो गई तो मेरा दिल मचलने लगा। सोचा कि क्यों न जाकर शेरजान का हाल अहवाल पूछूं। खैर, मैं काफ़ी ठीक हो चुकी थी, चल फिर सकती थी। इसी दिन मैं शेरजान के कमरे में चली गई। इसकी बीवी सिद्रा इसके पास बैठी थी। मैं इसे देखकर हैरान रह गई कि अब तो वो पहले से भी ज़्यादा अपने शोहर का ख्याल रखने लगी थी। इसे देसी मुर्गी की यखनी बनाकर पिलाती तो कभी सर दबाती। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने तो आज तक अपने शोहर का सर दबाना तो दूर की बात, इसकी बात का सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था। फिर भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत में पेश आता था। शायद शेरजान की उम्र कम थी, इसकी नई नई शादी हुई थी, वो इसीलिए अपनी बीवी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मुझसे ज़्यादा सिद्रा दुखी है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है। तब मैंने इसे साफ कह दिया कि मैंने कहा, खाली पेट तो मोहब्बत से दम नहीं भरता। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम अपना इलाज करवाओ तो मुझसे तमीज़ तरीके से बात किया करो। वह सर झुकाकर बोला, बाजी आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। बस वो अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा, तुम तो जानती हो ना, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तो तुम ये सोचते हो कि तुम इस तरह ज़िंदगी भर गुजार लोगे तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर एक शर्त है, मैंने कहा। शेरजान ने मुझे सवालिया नज़रों से देखा। वो क्या शर्त है बाजी? इसकी बात पर मुझे गुस्सा आने लगा। वो दोबारा बाजी मुझे मत कहना,
मुझे शर्त मैं तुमको अभी बता सकती हूँ। मैंने ये कहकर इसके सामने एक कागज़ रख दिया और कहा कि इस पर दस्तखत करो। शेरजान ने डरते डरते इस पर दस्तखत कर दिए। दरअसल वो एक शादी का राजीनामा था, जिसमें शेरजान ने मुझसे अहद किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि इसने मुझसे वादा कर रखा है और मुझसे काफ़ी रकम में पैसे भी ले रहा है। शेरजान को नहीं मालूम था कि मैंने इस पर क्या दस्तखत किए हैं। फिलहाल वो सिर्फ अपनी टांग का इलाज करवाना चाहता है। मैंने भी इसे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा, तो बिल्कुल भी किसी बात की फ़िक्र नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊँगी जो तुम्हारी देखभाल कर सके। मैंने शेरजान को मुकम्मल तौर पर शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर इसने मेरी किसी भी बात का मस्बत जवाब नहीं दिया था। खैर, इस वक्त वो बहुत मजबूर था। इसकी बच्ची को भी बीमारी थी। वो चाहता था कि किसी तरह वो अपनी बच्ची का खर्चा संभाल ले। इसे ये भी नहीं मालूम था कि वो अपनी बीवी के तलाकनामे पर दस्तखत कर चुका है, यहाँ तक कि मैंने इसके इलाज के लिए बाकायदा पैसे देने शुरू कर दिए। शेरजान भी खामोशी से इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद इसकी बीवी को तलाक हो जाएगी और शेरजान मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने शोहर को छोड़ दूंगी। मगर खुदा का शुक्र कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर मुकम्मल तौर पर नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद शेरजान जब ठीक होकर मेरे सामने आया, इसने एक ऐसी कड़वी बात कही कि वो अपने हुस्न समेत मेरे दिल से उतर गया। इसने जो बात कही वो मैं हो बहू कह भी नहीं सकती, लेकिन हाँ, इसके अल्फाज में रद्द बदल करके आपको मफ़हूम बता सकती हूँ। और इसने मुझे सीधा सादा बाजारी औरत कह दिया था। कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती। वो अपने शोहर से खुश भी नहीं होती और मेरी बीवी के जैसे हसीन तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती ही क्या थी? मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें किसी गलत चीज़ के लिए भी नहीं कहा। मैंने कहा, हाँ, तुम हसीन हो, खूबसूरत हो, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा शोहर कम सूरत है, आम शक्ल वाला है। मैं तुम्हें अपने शोहर के रूप में देखना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे शेरजान की बात सच पूछे तो बहुत बुरी लगी थी। अगर मुझे इसके छोटे बच्चे और इसकी बीवी का ख्याल ना होता तो मैं अपने शोहर से कहकर शेरजान की वो हालत करवाती कि वो सारी ज़िंदगी याद रखता। पर मुझे खुदा का खौफ आ गया। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी ही थी। मैं ही इसे बाहर लेकर गई थी जब इसकी टांग टूटने वाला हादसा हुआ। पर यह भी तो देखिए कि जो कुछ होता है इंसान के नसीब में लिखा होता है। शेरजान के झुठलाने पर आज तक मैं सुकून से सो नहीं पाई। मुझे इसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं कि तुम एक बाजारी औरत हो, तुम कभी खुश नहीं हो सकती। अपने शोहर को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? मुझे इसकी बातें सोने नहीं देती। आपके ख्याल में क्या मैं इस सलूक की हकदार थी? मर्द भी तो अपनी मर्जी की औरतों से शादी करते हैं, तो फिर औरत अब क्यों अपनी मर्जी से शादी नहीं करती? जबकि मेरी शादी सिर्फ दौलत की खातिर की गई थी। मेरा शोहर लाख अच्छा सही, पर मुझे पसंद नहीं। तो अगर औरत को अपना शोहर पसंद ना हो तो वो क्या करे? क्या इसका कोई शरई हाल नहीं है?